Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. Today is lecture number 30. Lecture number 30 is related to lease financing. But before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses for your exam preparation. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं. मास्टर कोर्स, द कंप्लीट कोर्स फॉर डिटेल्ड एग्जाम प्रिपरेशन, लाइफ क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज. इन सब कोर्सेज के बारे में, इन कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है और क्या क्या फीचर्स हैं इन कोर्सेज के, प्लस वन सरप्राइज कोर्स फॉर यू. आई विल टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दीज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. बट बिफोर स्टार्टिंग इवन द टॉपिक टुडे, हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट हमारा जो लेक्चर था, उसका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इनमें से कौन सा मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा है? तो फर्स्ट वन इज पे बैक पीरियड, second is accounting rate of return, third is net present value and the fourth one is simple rate of return. तो discounting method या time value of money को कौन यूज कर रहा था? first one was NPV and the second one was IRR, internal rate of return. यानी यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी जो है that would be the correct answer. लीज एग्रीमेंट क्या है? देखिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एक एसेट यूज करने के लिए दे देता है. अब ये एक पर्सन है, मान लीजिए इनका नाम मिस्टर राम है और ये सोहन है. ठीक है, तो ये मिस्टर राम ने सोहन को अपनी एक एसेट दे दी है यूज करने के लिए. सोहन ने उस एसेट को खरीदा नहीं है, सोहन ने उस एसेट को रेंट आउट कर लिया है. नाउ ही इज यूजिंग दैट एसेट टू प्रोड्यूस गुड्स. इक्विपमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो सोहन उस एसेट को यूज कर रहा है, वेयर एज द ओनरशिप लाइज विद राम. राइट अब राम ने अपनी एसेट जब उसको यूज करने के लिए दिया तो सोहन, राम को उसके बदले में क्या मिलेगा? राम को उसके बदले में सोहन पे करेगा लीज रेंटल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक लीज एग्रीमेंट के थ्रू ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, जहां पर मिस्टर राम जो है दैट इज द लेसर. The one who is providing the asset is known as the lessor and the one who avails the asset, who uses the asset is known as the lessee. और जो इसके अगेंस्ट एक पेमेंट की जाती है, उस पेमेंट को क्या कहा जाता है? उस पेमेंट को कहा जाता है लीज रेंटल. तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी एसेट यूज करने के लिए देती है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड पेमेंट, तो वो क्या है? आपके पास लीज एग्रीमेंट होता है. क्लियर? बहुत इजी सा कंसेप्ट है लीज एग्रीमेंट का. देन वील टॉक अबाउट द फीचर्स रिलेटेड टू लीज. सबसे पहले एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. देखिए, लेसर और लेसी एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है दे विल बी कनेक्टेड. कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से बाइंड अप होंगे. देन यहाँ पर यूज ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मतलब एक लेसर की कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी जाएगी टू द लेसी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट. और जो लेसी है वो उस एसेट को यूज करने के बदले में क्या प्रोवाइड करवाएगा? एक रेंटल, लीज रेंटल की पेमेंट जो है वो लेसर को देगा. क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक डाउन करते हो तो ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक डाउन करने पर एज एंड मतलब जो भी आपके लीज एग्रीमेंट में मेंशन्ड है उस तरीके के आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस अप करना पड़ेगा टू द वन हु इज ब्रेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट. रीज़न क्या है लीजिंग करते ही क्यों है? तो सबसे पहले बोरोइंग कैपेसिटी. देखिए, जो लेसी है जिसने उस एसेट को प्रोक्योर किया है टू यूज दैट एसेट, वो जब भी इस एसेट को प्रोक्योर करेगा वो इस एसेट को बिना परचेज किए अपने बिजनेस में क्या कर रहा है? यूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट लीज रेंटल्स पे कर रहा है. तो उस केस में अगर वो उस एसेट को खरीदता तो उसके पास सपोजिंगली इतने कैश फ्लोज नहीं है एसेट को बाय करने के लिए. जब उसके पास इतने कैश फ्लोज नहीं है, इट मीन्स उसको लोन लेना पड़ता, उसको डेट लेना पड़ता इस एसेट को खरीदने के लिए. लेकिन उसने उस एसेट को जब लीज पर ले लिया तो लीज एग्रीमेंट उसके डेट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी उसकी जो डेट इक्विटी रेशो है वो भी डिटोरिएट नहीं हुई. तो बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो लेसी की कम नहीं हुई, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लीजिंग. राइट?
फर्दर फुल फाइनेंस अवेलेबिलिटी, एक फर्म जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स एक्सपीरियंस कर रही है उसको एक्वायरिंग, एसेट एक्वायरिंग जो है उसके लिए एक टास्क हो जाएगा, एसेट एक्वायरिंग उसके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी. सो दैट फर्म इंस्टेड ऑफ बाइंग एन एसेट कैन मेक अ लीज एग्रीमेंट विद अ पर्सन, और लीज एग्रीमेंट के बेसिस पर वो उससे फाइनेंस मतलब एसेट को अवेल कर सकती है. देन कन्वीनियंस, इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड एसेट को परचेज करने के लिए. सपोजिंगली आपके पास कैश फ्लोज नहीं है, आपको पहले फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, देन फंड्स अरेंज कर कर आप एसेट को परचेज करोगे, बट लीजिंग के केस में आपको इतनी फंड्स अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. फर्दर रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस जो है वो अवॉइड होता है. हु इज अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस? तो जो लेसी है, हु लेसी इज अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस. कैसे? बिकॉज रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस या ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आती रहती है टाइम टू टाइम, है ना. तो जो ओल्ड जो इक्विपमेंट्स हैं वो विद टाइम क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं. अगर इक्विपमेंट्स विद टाइम पुराने हो जाते हैं तो वो उतने इनएफिशिएंट भी हो जाते हैं. लेकिन जो लेसी, जिसने उस एसेट को खरीदा ही नहीं है, दैट इज द पर्सन ओनली यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, है ना. तो उसका ऑब्सिलेंस का रिस्क जो है वहां पर किसका है, लेसर का है, लेसी का नहीं है. तो लेसी जो है यहाँ पर रिस्क जो इक्विपमेंट को लेकर ऑब्सिलेंस रिस्क है वो किसको पास कर देता है, ही पासेज इट ऑन टू द लेसर. फर्दर टैक्स एडवांटेज, लीज रेंटल्स जो हैं उनको आप एज एन एक्सपेंस दिखाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो. इनकम टैक्स जो है उसको एज अ डिडक्शन अलाउ करता है. ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा. एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज एंड कैश फ्लो की लीजिंग की वजह से आपके कैश आउटफ्लोज जो हैं दैट आर ओनली द लीज पे रेंटल्स यू हैव टू पे. एंड कैश इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो अगर ये एसेट आप खरीद भी लेते तो तब भी सेम इनफ्लोज होते हैं इस एसेट की वजह से. मान लीजिए एक मशीनरी को आपने लीज पर ले लिया, अगर आपने उस मशीनरी को खरीदा होता तब भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस होता. आपने उस मशीनरी को रेंट पर ले लिया, लीज पर ले लिया, तो तब भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कि आउटपुट से जो इनफ्लोज आ रहे हैं दोज आर सेम, लेकिन जो आपको आउटफ्लोज देने पड़ रहे हैं दैट आर ओनली द लीज रेंटल्स यू हैव टू पे. तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस में रहती है, कैश फ्लोज बिजनेस के मेंटेन्ड रहते हैं. फर्दर लीज एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा, अभी हमने बात की कि लेसर और लेसी एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइंड होते हैं. दे आर बाइंडेड बाय ईच अदर थ्रू अ लीज एग्रीमेंट. तो पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज मतलब डिटेल्स ऑफ पार्टीज जो हैं वो लीज एग्रीमेंट में मेंशन होगी. लेसर और लेसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर इंक्लूड की जाएगी. और अगर लिवरेज लीज है, लिवरेज लीज क्या होता है, जब आपने एक एसेट को लोन पर खरीदा और आपने उसको आगे फर्दर लीज पर दे दिया. जैसे ए है मिस्टर ए, इन्होंने एक एसेट खरीदी और एसेट खरीद लिया, इन्होंने बाय किया एसेट, लेकिन लोन पे बाय किया. अगर बाय लोन पर करी है तो यहाँ पर जो बैंक है वो भी एक पार्टी इन्वॉल्व है ना. और मिस्टर ए ने फर्दर इस एसेट को मिस्टर बी को दे दिया यूज करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसको क्या कर दिया, लीज पर दे दिया. तो इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, बैंक, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. तो तीनों पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लीज एग्रीमेंट में मेंशन की जानी चाहिए. आगे एसेट का डिस्क्रिप्शन, एसेट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, उसकी वारंटी गारंटी जो भी है वो सब कुछ आप लीज एग्रीमेंट में लिखोगे. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन की जो एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि जब ये एसेट लीज पर ली जाएगी, यानी जब ये एसेट लीज पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जब लीज का पीरियड स्टार्ट होगा तो ये एसेट किस तरीके से लेसी के पास डिलीवर होगी, कैसे इंस्टॉलेशन होगी और हु इज़ गोइंग टू बियर द चार्जेस, है ना. और जैसे ही जब लीज एंड होगी, सेम वे में जब लीज एंड होगी तो लीज एंड होने पर लेसर के पास इस एसेट को वापस कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे इंस्टॉल करवाया जाएगा, कौन इंस्टॉलेशन करवाएगा, कौन इंस्टॉलेशन के चार्जेस बियर करेगा, कंप्लीट डिटेल लिखी होगी. फिर प्राइमरी पीरियड कितना है, इफेक्टिव पीरियड कितना है और रिन्यूअल जो है लीज एग्रीमेंट का वो कब होगा. फर्दर
जैसे जब एसेट लीज रेंटल पर दी जाती है तो समवेयर जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखवाए जाते हैं। जैसे आप एक घर को रेंट आउट करते हो, है ना, आप एक घर को जब रेंट पर लेते हो तब भी आपसे एक सिक्योरिटी रखी जाती है ना। तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपकी लीज में है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, कैसे पे होगा। लीज रेंटल्स कितने होंगे, मतलब कि जो लीज की पेमेंट है, जो पर मंथ बेसिस या क्वार्टर बेसिस जो रेंटल जाने हैं, एनुअल बेसिस जो रेंट जाने हैं, वो रेंट क्या होगा और पेमेंट की टर्म कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, जैसे मंथली बेसिस पर जाएगा, क्वार्टरली जाएगा, 6 मंथली जाएगा, एनुअली जाएगा, क्या पेमेंट की टर्म्स हैं, रेंट किस तरीके से लीज रेंटल्स को बढ़ाया जाएगा, हर साल 10% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, एवरीथिंग वुड बी मैंशनड। इवन कि अगर लीज रेंटल की पेमेंट जो है वो डिले हो जाती है तो उस केस में क्या पेनल्टी वगैरह लगेगी, वो भी लीज एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। देन ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी की बात की, जब एसेट की मतलब जो आपका जब लीज पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो लीज पीरियड पर ये एसेट की ओनरशिप किसकी होगी, क्या ये एसेट वापस लेसर को दे दी जाएगी या इसकी ओनरशिप ही लेसी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑल्ट्रेशन की अगर ज़रूरत पड़ी तो हु इज़ गोइंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड ऑल्ट्रेशन, हु इज़ गोइंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, हु इज़ going to bear the cost of government taxes that need to be paid। इसके अलावा लीज एग्रीमेंट में लेसी के पास जब एसेट आ जाएगी, क्या लेसी उस एसेट को फर्दर किसी और को लीज पर दे सकता है या नहीं दे सकता, परमिशन इसकी है या नहीं है, और किन किन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। अगर लीज एग्रीमेंट को सरेंडर करना है या टर्मिनेट करना है तो किस तरीके से, किस टाइम पीरियड के बाद लीज एग्रीमेंट को सरेंडर या टर्मिनेट किया जा सकता है, क्या क्या सिचुएशंस होंगी टर्मिनेशन की या सरेंडर की, और साथ ही साथ नोटिस पीरियड कितना होगा और कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा वो भी पहले से डिफाइंड होगा। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो आर्बिट्रेट कौन करेगा और आर्बिट्रेशन का क्लॉज किस तरीके से फॉलो होगा वो भी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस, ऑपरेटिंग लीज और सर्विस लीज, फाइनेंस और कैपिटल लीज, इन दोनों लीज के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक क्या है, एक ऐसा लीज एग्रीमेंट का अरेंजमेंट है जहां पर एक पार्टी पहले एसेट को सेल करती है दूसरी पार्टी को एंड देन सेकेंड पार्टी से उसी एसेट को दोबारा लीज पर ले लिया जाता है। जैसे करण और सुरेश हैं, ठीक है, एसेट करण के पास थी, करण ने क्या किया, इस एसेट को सुरेश को सेल कर दिया, ठीक है। जब ये एसेट सुरेश को सेल हो गई तो करण ने, अब इसका ओनर कौन हो गया, इसका ओनर अब हो गया सुरेश, तो करण ने इस एसेट को वापस सुरेश से ले लिया ऑन लीज, है ना। तो ये क्या है, सेल एंड लीज बैक। पहले एसेट को सेल कर दिया जाता है किसी पर्सन को एंड देन उससे सेम एसेट को लीज पर ले लिया जाता है। डोमेस्टिक लीज, जहाँ पर लीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व पार्टीज जो हैं वो इंडिया की डोमिसाइल्ड होंगी। इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर लीज में, जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की डोमिसाइल्ड नहीं है, तो वो क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल लीज कहलाएगी। डायरेक्ट लीज एक ऐसी लीज जहां पर लेसर या तो एग्जिस्टिंग एसेट को यूज करता है या फिर नई एसेट को परचेज कर डायरेक्टली लीज पर दे देता है, यानी कि किसी इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होती। नो इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व हियर। फर्दर लेवरेज लीज में लेसर जो है पहले कुछ मनी बोरो करता है, मनी बोरो कर वो एसेट को परचेज करता है और फिर एसेट को लीज पर किसी और पर्सन को प्रोवाइड करवा देता है, तो वो क्या हो जाएगी, लेवरेज लीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज फाइनेंस लीज। अब हम फाइनेंस और ऑपरेटिंग दोनों लीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फाइनेंस लीज, जिसको कैपिटल लीज, सेल लीज भी कहा जाता है, एज पर इंड AS 116 जो कि आपका लीज से रिलेटेड AS है, वहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी एसेट फाइनेंस लीज तब कहलाएगी अगर उस एसेट के लीज पीरियड के एंड में वो एसेट की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी टू द लेसी। क्लियर, कि जो ओनरशिप है
एट द एंड ऑफ लीज पीरियड किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? इट विल बी ट्रांसफर टू लेसी। क्लियर होगी ये बात? तो फाइनेंस लीज एग्रीमेंट में यही होगा कि लेसर जिसके पास एसेट है वो एसेट को बाय करेगा और उसको लीज कर देगा, और लेसी रेगुलर लीज पेमेंट्स जो है वो करता रहेगा, और लीज रेंटल्स की पेमेंट्स लेसी टाइम टू टाइम करता रहेगा। और जब इस एसेट का लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाएगी किसको? लेसी को। यूजुअली जो आपकी एसेट्स होती हैं फाइनेंस लीज के अंदर, वो जितनी उस लाइफ एसेट की यूज़फुल लाइफ होती है ना, उतना ही उसका लीज पीरियड होता है। तो उसकी यूज़फुल लाइफ खत्म हो चुकी होती है जब तक लीज पीरियड खत्म होता है, इसीलिए एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द लेसी। तो ओनरशिप जो है वो लीज पीरियड के कंप्लीशन पर ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए। देन रिस्क रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी आप लेसी को ही ट्रांसफर कर दोगे। और इस लीज का रियल इंटेंशन क्या है कि एसेट को मेजर इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट जो है ओन करके रखना और बाद में उस एसेट को ट्रांसफर कर देना। कौन से केसेस में लीज को फाइनेंस लीज कहा जाएगा? तो सबसे पहला ऐसा केस जहां पर ओनरशिप जो है वो एंड ऑफ द लीज टर्म में लेसी को दे दी जाएगी, जहां लेसी के पास ऑप्शन होगा कि एलआईसी एसेट को परचेज कर सकता है एट अ प्राइस लेस देन द फेयर वैल्यू। जहां पर लीज जो है वो एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट कवर कर रही है। मान लो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 20 साल है, 19 साल तक तो लीज ही है, तो फिर 1 साल बचा जो उसके लिए भी हमने एसेट क्या कर दी? लेसी को ट्रांसफर कर दी। And the present value of minimum lease payments at the inception of the lease amounts to substantial fair value of the leased asset। मतलब leased asset की fair value अगर निकालनी होगी, ये जो fair value की यहाँ बात की जा रही है, fair value कैसे निकलेगी कि present value of all the lease payments। जब हम लीज स्टार्ट करेंगे, लीज स्टार्ट करने के टाइम पर सभी लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उन सब का सम क्या होगा आपके लिए? फेयर वैल्यू कहलाएगी। लीज्ड एसेट ऐसे नेचर की होनी चाहिए जो कि लेसी यूज़ कर सके, और लेसी के पास राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है, और लेसर के लॉसेस जो भी होंगे कैंसिलेशन की वजह से वो कौन बियर करेगा? लेसी ही उनको बियर कर कर चलेगा। क्लियर? देन कम्स ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के बारे में 116 में लिखा है एक ऐसी एसेट को ऑपरेटिंग लीज कहेंगे जिसके आप रिस्क रिवॉर्ड्स एसेट की ओनरशिप जो है वो लेसी को ट्रांसफर नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। तो ऑपरेटिंग लीज कब होगी? जब आपकी लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट से बहुत कम होगी, है ना। जैसे वहां तो ऑलमोस्ट इकोनॉमिक लाइफ के बराबर आपकी लीज टर्म थी, और लेसी के पास राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है और उसको कोई पेनल्टीज भी नहीं देनी पड़ेंगी। पहले हमने बात की ऑफ फाइनेंसिंग लीज में कि अगर लेसी लीज को कैंसिल करता है तो उसको उसकी वजह से लेसर को जो भी लॉस हुआ है वो लॉस कौन बियर करेगा? वो लॉस लेसी ही बियर कर कर चलेगा। फर्दर ये जो लीज है, कोई भी लीज फाइनेंस या ऑपरेटिंग होगी, ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं, दैट दोज ट्रांजैक्शन दोज आर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। लीज क्लासिफिकेशन इंसेप्शन डेट पर ही कर दी जाएगी, यानी जिस टाइम पर लीज एग्रीमेंट बनाया जाएगा तभी बता दिया जाएगा कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज है, और अगर उसको रीमॉडिफाई करना पड़ेगा तो वो टाइम टू टाइम हो जाएगा। किसी भी ऑपरेटिंग लीज को वेट लीज तब कहेंगे अगर लेसर नो हाउ और सारी रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब कुछ लेसर ही बियर कर रहा है, लेसी को बियर नहीं करना। जैसे एयरक्राफ्ट बिजनेस में होता है कि मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट कंपनी है, वो एक बोइंग किसी से लीज पर लेती है। एयरक्राफ्ट जो आपका प्लेन होता है उसको लीज पर ले लिया जाता है। जैसे मान लो इंडिगो है, इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने लीज पर एक प्लेन को ले लिया। लीज पर प्लेन को लेने के बाद उस प्लेन का इंश्योरेंस, उस प्लेन का मेंटेनेंस वो बोइंग कंपनी जो है, जो जिन्होंने वो बनाया है, जिनकी वो एसेट है प्लेन एक्चुअल में, वही लोग बियर कर रहे हैं। इवन स्टाफ की जो आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग वगैरह है वो भी लेसर ही बियर कर रहा है। लेसी इज ओनली चार्जिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पेइंग मनी टू द स्टाफ। ठीक है, जो भी सैलरीज वगैरह हैं वो लेसी दे रहा है, अदरवाइज सब चीज़ें कौन कर रहा है? लेसर कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वेट लीज बोलते हैं। अदरवाइज ये लीज क्या होगी? ड्राई लीज की कैटेगरी में आ जाएगी। लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लीजिंग, कि अगर आपकी
लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी आप कर रहे हो तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप इसको कवर अप कर कर चलोगे। और अगर इक्विपमेंट की लीजिंग हो रही है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और लेसर और लेसी जो है उनकी ऑब्लिगेशंस बिल्कुल सेम होंगी जैसे बेलर और बेली की होती हैं अंडर अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी की बात करूँ तो सेक्शन 7 में लिखा है कि सप्लाई जो टर्म है, सप्लाई के अंदर लीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो लीज जो है अगर सप्लाई के स्कोप में कवर्ड है, इसका मतलब वो लीज क्या है, टैक्सेबल है। जीएसटी के केस में फाइनेंस लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो, टैक्स बेसिस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अगर आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं या किसी भी गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन ने प्रोवाइड करवाए हैं तो वहाँ पर आपको रेट ऑफ जीएसटी जो है दैट विल बी नील। और बाकी सारी चीज़ों पर उसी तरीके से जीएसटी लगेगा जिस तरीके से सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर लग रहा है। जिस भी कैटेगरी में वो गुड्स इंक्लूड होंगे उस कैटेगरी का जीएसटी उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फर्दर इनकम टैक्स की अगर बात करें तो अगेन वही बात आ गई कि इनकम टैक्स में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस नहीं है। लेसर जो है वो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है क्योंकि एसेट की ओनरशिप किसके पास है, लेसर के पास है। और जितने भी लीज रेंटल्स लेसर अर्न कर रहा है वो सभी के सभी लीज रेंटल्स उसकी इनकम के फॉर्म में टैक्सेबल होंगे। वहीं पर लेसी की अगर बात करें तो लेसी कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एसेट की ओनरशिप नहीं है। बट इन द केस ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस वहां पर आप डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और लेसी जो है वो लीज रेंटल्स को एज एन एक्सपेंस दिखाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर कर चलेगा। लेसर अकाउंटिंग कैसे करता है तो फाइनेंस लीज के केस में सबसे पहले लेसर जो है इस एसेट को, जिस एसेट को लीज पर दिया गया है उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाएगा। लेसर मतलब ओनर ऑफ द एसेट, अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा क्योंकि जो है एसेट वो अभी भी किसकी है, लेसर की ही है। ठीक है, और वहाँ पे साथ ही साथ वो एक रिसीवेबल्स का अमाउंट मेंशन कर कर चलेगा। तो लेसर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट को यूज़ करता है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसकी एसेट के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, एसेट के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है उसकी डेफिनेशन में इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी उस एसेट के अंदर इंक्लूडेड है वो भी ऐड कर दी जाएंगी। और इंड AS 116 कहता है कि लीज्ड एसेट जो है उसमें उसको आप रिसीवेबल्स की तरह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। रिसीवेबल्स क्या हैं, जो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल कर चलोगे। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर क्या करेगा, ऑपरेटिंग लीज के केस में तो एज एन एसेट इसको बैलेंस शीट में दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। फाइनेंस लीज में वो एज अ रिसीवेबल्स दिखाएगा ऑपरेट फाइनेंस लीज को। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड की जाएंगी। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा और डेप्रिसिएशन क्लेम भी कर सकते हो आप। साथ ही साथ लेसर अगर लीज पेमेंट्स अर्न कर रहा है ऑपरेटिंग लीज से तो वो उसको भी अपनी एज एन इनकम शो कर कर चलेगा। लेसी अकाउंटिंग कैसे करेगा, लेसी के केस में चाहे फाइनेंस हो चाहे ऑपरेटिंग हो सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। जिस दिन आपकी लीज स्टार्ट हो जाएगी तो लेसी राइट ऑफ यूज एसेट जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा और लीज लाइबिलिटी को दिखाएगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाएगी, अगर आपने कमेंसमेंट से पहले कोई लीज पेमेंट करी है वो भी आ जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इंक्लूड की जाएगी, सॉरी, एंड जो भी कॉस्ट आपने अगर एसेट को डिसमेंटल रिमूव करवाने पे लगाई है, लोकेशन चेंज करवाने पे लगाई है, वो भी इंक्लूड की जाएगी। इसके साथ साथ जिस दिन आपकी लीज कमेंस हो जाएगी तो लेसी लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर कर उसे एक बोरोइंग की तरह अपनी बुक्स में दिखाएगा और P&L स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन लेसी जो है ये वाली अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल नहीं करना चाहता इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीजेस एंड इन द केस ऑफ एनी लीज विच इज़ ऑफ अ लो वैल्यू तो वो ऐसा कर सकता है। अब फाइनेंशियल डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो जो पर्सन लीज पर एसेट को लेना चाहता है उसके पास ही हैज़ टू टेक अ फाइनेंशियल डिसीजन कि क्या उसे एसेट को खरीदना चाहिए या उसे एसेट को लीज पर लेना चाहिए। अगर वो एसेट को खरीदता है तो एसेट को खरीदने के लिए उसे फिक्स्ड कॉस्ट को
फिक्स कॉस्ट पर फंड्स को बोरो करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को बोरो करना पड़ेगा, एंड देन ही कैन परचेज द एसेट। वेयर एज अगर वो एसेट को लीज पर लेना चाहता है तो उसको सिर्फ लीज रेंटल्स की पेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज, और कोई इनिशियल पेमेंट जो है वो लीज में नहीं करनी पड़ती। तो तीन मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है टू टेक दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, या फिर इक्वल एंड लोन अमाउंट मेथड। तो इन मेथड्स को यूटिलाइज कर कर प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर जो लीज रेंटल्स आपको पे करनी है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रेंटल्स इज ग्रेटर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड टू परचेज एन एसेट, तो आप इस एसेट को परचेज करना ही प्रेफर करोगे, है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कम है लेकिन लीज रेंटल्स आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके लीज रेंटल्स कम है और आपकी एसेट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप एसेट को लीज पर ले लेते हो। तो आज वाले कंसेप्ट के लिए क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नवंबर 2025 से है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद फाइनेंस लीज, a lessor bears the major risk and rewards of ownership and the lease term is usually very short, ऐसा तो कोई फीचर नहीं है। lease is cancelable at any time without penalty and payments are generally variable, पेमेंट्स की वेरिएबिलिटी की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट डिसाइड होता है, और सेम अमाउंट ही यूजली लीज रेंटर का रहता है अलॉन्ग विद द एस्केलेशन क्लॉज। The ownership of the asset is not legally transferred to all the lessees at the end of the lease term. No, this is wrong क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर की जाती है अंडर फाइनेंस लीज, एंड द लेसी बियर सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप एंड द एसेट इज यूज्ड फॉर इट्स मोस्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो डी आपका यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज करेक्ट। सेकेंड इज अ कंपनी इज इवेलुएटिंग डिफरेंट लीज अरेंजमेंट्स फॉर एक्वायरिंग द मशीनरी, और उनको ये फीचर्स पता चले। फर्स्ट लीज पीरियड कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ। लेसी जो है ही नीड्स टू बेयर द मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड ऑब्सोलेंस रिस्क। लीज एग्रीमेंट जो है वो कैंसिलेबल है एट द ऑप्शन ऑफ लेसी विदाउट सिग्निफिकेंट पेनल्टी, और ओनरशिप ऑफ द एसेट मे और मे नॉट ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो इनमें से इट ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग फीचर्स इन वन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप बताइए कि करेक्ट स्टेटमेंट और नेचर ऑफ लीज क्या है। तो अगर मैं फाइनेंस लीज के पर्सपेक्टिव से देखूं तो लीज इज कवरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द एसेट, सही है। लीज बियर्स लेसी बियर्स द मेंटेनेंस, ये वो, तो ये भी सही है। लीज एग्रीमेंट इज कैंसिलेबल विदाउट सिग्निफिकेंट पेनल्टी, नो, और ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड ऑफ द लीज टर्म में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड इट इज अ फाइनेंस लीज। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कोर्सेज आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में जाना है और आपको सर्च करना है edutab.in। ऐसा टाइप करने पर आपको एडुटैब की वेबसाइट यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो एडुटैब की वेबसाइट जब आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और साइड से स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIIB की कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, द टाइम यू आर हैविंग राइट नाउ बिफोर योर एग्जामिनेशन, जो बहुत ही थोड़ा टाइम बचा है, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू अ फ्यू कोर्सेज इन विच यू कैन एनरोल एंड एक्सेलरेट योर एग्जाम प्रिपरेशन। द लाइव क्रैश कोर्स, जिसको मैं फास्ट ट्रैक कोर्स कहती हूँ, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स जो है
इट इज़ एनेबलिंग यू कि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन 60 कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू कवर कर लें। 120 आवर्स की टीचिंग रहेगी, 60 कंसेप्ट क्लासेस यानी 2-2 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी। तो आपके JIIB सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसी सीरीज़ में कवर करवा दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट की 15-15 क्लासेस रहेंगी, मॉर्निंग इवनिंग बेसिस पर क्लासेस हैं। दिस कोर्स इज़ ऑलरेडी रनिंग, तो आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेबस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कवर अप कीजिए। एंड फॉर योर सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन सुपर क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी फर्स्ट क्लास कल थी। कल हमने इसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 24 कंसेप्ट क्लासेस में हो जाएगा। 60 आवर्स की टीचिंग रहेगी, 2.5 आवर्स की आपकी क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग बेसिस पर। सुपर क्रैश कोर्स में 6 कंसेप्ट क्लासेस में आपके एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर time, enroll yourself in this course and complete your exam preparation very fast. This batch 1 will be concluded by 13th April. लाइव क्लासेस के थ्रू आप टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व बेसिस पर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ आपको इन दोनों ही कोर्सेज में मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड MCQs चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड MCQs बनाए गए हैं टू कंसीडर टू प्रिपेयर यू वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इन टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर चैप्टर वाइज और फुल लेंथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंड फॉर डिटेल्ड प्रिपरेशन आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हैं। जब भी आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करें तो प्रिवेलेंट जो उस टाइम पर अवेलेबल डिस्काउंट कूपन होगा, उस कूपन उस कोड को लगाना ना भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो सके। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutab.co.in। मिलते हैं जैब ऑन द गो के अगले सेशन में। पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है। टेक केयर।